एटम की खोज में हम चलते हैं कदीम यूनान, जहां यूनान के साइंसदान और फलसफी दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक ग्रुप का ये कहना है कि पानी को छोटे छोटे हिस्सों में करते भी जाएं तो वो हमेशा पानी ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज हमेशा पानी की तरह रहेंगी। लेकिन दूसरा ग्रुप ये कहता है कि अगर पानी को छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो छोटा हिस्सा पानी नहीं रहेगा। एटम की खदोखाल एटम के बारे में सबसे पहले यूनान के एक फिलोसोफर ने बताया, जिसका नाम मलीटस था। मैं 5वीं बीसी की बात कर रहा हूं और सबसे पहले उन्होंने एटम का नाम एक ग्रीक जुबान के लफ्ज एटॉमस पे रखा। एटॉमस का मतलब था इनडिविजिबल, जिसको फर्दर तोड़ा ना जा सके। मलीटस का यह मानना था कि तमाम चीजें जो मादी चीजें हैं, मैटर से बनी हुई हैं, वो एटॉमस से मिलकर बनते हैं और एटॉमस में वो तमाम प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो उस मैटर की, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। मसलन अगर पानी का एटम है तो उसमें पानी की प्रॉपर्टीज होंगी। इसी तरीके से अगर आयरन का एटम होगा तो आपको तस्वीर से भी नजर आ रहा है, वो आयरन की तरह का होगा और उसे हम तोड़ नहीं सकेंगे, वो इनडिविजिबल होगा, उसे फर्दर छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूं और 18वीं सदी में आता हूं जॉन डेल्टन के पास, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे और उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन ली। उन्होंने टिन लिया और टिन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई नया कंपाउंड नहीं बना। लेकिन फिर उनके लिए बहुत हैरत अंगेज बात साबित हुई जब उन्होंने 100 ग्राम टिन लेकर 13.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया, उनको मिक्स किया, तो उनके पास एक नई चीज आई जिसे टिन ऑक्साइड कहा जाता है। अब उन्होंने 15 ग्राम ऑक्सीजन ली और दोबारा उनको मिक्स किया, टिन ऑक्साइड नहीं बना। उन्होंने 18 ग्राम लिया और उसे 100 ग्राम्स ऑफ टिन में मिक्स किया, लेकिन टिन ऑक्साइड नहीं बना। 27 ग्राम्स, जब उन्होंने ऑक्सीजन 27 ग्राम ली और उसको 100 ग्राम टिन में मिक्स किया तो फिर टिन ऑक्साइड बन गया। अब 27 ग्राम 13.5 ग्राम का दुगना है। इससे डाल्टन ने यह अंदाजा लगाया कि ये तमाम चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, टाइनी एटम से मिलकर बनी है, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और इसी वजह से उन्होंने इसे एक शेप दी। यह शेप स्नूकर या बिलियर्ड की बॉल जैसी थी। उनका मानना था कि एटम सॉलिड है, स्फेरिकल है, गोल है, सर्कल में उनकी शक्ल है। उनका कहना यह भी था कि एटम हार्ड और डेंस स्फीयर्स हैं, जिन्हें डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता और बनाया भी नहीं जा सकता। जॉन डेल्टन ने पहली एटॉमिक थ्योरी की बुनियाद रख दी। 18वीं सदी के एक बहुत बड़े साइंसदान, जिन्हें लुडविग बोल्ट्जमैन कहा जाता है, जिन्होंने एंट्रोपी की बुनियाद रखी और हमें एंट्रोपी के बारे में बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन दी, मैं उनको बहुत बड़ा साइंसदान समझता हूं। उन्होंने भी हमें एटम के बारे में कुछ क्लूज दिए। बोल्ट्जमैन जब अपनी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर काम कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सी ऐसी ऑब्जर्वेशंस ली। जब वो गैसेस को गर्म करते थे उनका क्या बिहेवियर होता था, जब वो गैसेस को ठंडा करते थे तो वो कैसे कंडेंस हो जाती थी। उन्होंने बहुत सी ऐसी ऑब्जर्वेशंस ली और उन्होंने कहा ये मुमकिन ही नहीं कि गैसेस ऐसा बिहेवियर दिखा सकें अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी ना हो। और उन्होंने एटम के बारे में बताया, लेकिन उस वक्त के साइंसदानों ने उन पर शदीद तनकीद की, जिससे बोल्ट्जमैन बहुत ज़्यादा मायूस हुए और उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम खुदकुशी पर हुआ, क्योंकि लोग ये समझते थे कि बोल्ट्जमैन खुदा की बनाई हुई बहुत बड़ी चीज़ों को बहुत छोटा दिखा रहे हैं, उन्हें एटम्स में लेके जा रहे हैं और ये किसी तरीके से खुदा को छोटा करने के बराबर है। इसलिए लोगों ने उन पर शदीद तनकीद की। लेकिन जे थॉमसन का नाम आपने सुना होगा। 18वीं सदी के एक और साइंसदान है जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और वहीं के साइंसदान थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने की ठानी। उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रे ट्यूब में से गुजारा। मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम दिखा रहा हूँ। जब भी हम उसके पास मैग्नेट लेके आते हैं तो वो एक तरफ को शिफ्ट होती है, एक तरफ को टिल्ट होती है, रिपेल होती है। जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट कैथोड एक ट्यूब पर बेस था। यहां पर मैं आपको कैथोड रे ट्यूब दिखा रहा हूं।
इसके बीच में हमारे पास दो मेटल्स हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है। इसको हमने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर करंट आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बम्बार्ड होना शुरू हो गए। एनोड के बीच में एक छोटा सा सुराख है और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्केप कर जाते हैं और इस फ्लोरेसेंट ग्लास साइड पर जाकर टकराते हैं, जिस पर हमने फास्फोरस की कोटिंग की हुई है और उससे वो ग्लो करता है। जे थॉमसन ने ये देखा कि जैसे ही करंट फ्लो करता है यहां पर उन्हें एक बीम नजर आती है लाइट की, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। लेकिन वो ये जानते नहीं थे कि इस बीम पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज। उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड उसके गिर्द लगाई और उन्होंने जब देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये बीम बेंड कर जाती है, तो वो समझ चुके थे कि इस बीम को बनाने वाले पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना। उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्फीयर दिखाया जिसमें छोटे छोटे बटन्स थे जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज था। जे थॉमसन का यह मानना था कि एटम को हर सूरत में न्यूट्रल होना चाहिए, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रखने वाली बॉडीज उसमें मौजूद हैं तो जारी बात है कि ओवरऑल एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वहां पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ताकि नेट चार्ज एटम पर जीरो हो। मैं आपको इसकी मिसाल एक तरबूज से देता हूं, एक वाटरमेलन से देता हूं। आप देखें तो इसके बीज आपको इलेक्ट्रॉन की शक्ल में नजर आ सकते हैं और बाकी सारा तरबूज पॉजिटिव चार्ज को शो करता है। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, जो उन्होंने 1904 में दिया। और आप यहां पर एक प्लम पुडिंग देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस तस्वीर के जरिए हमें समझाने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन इस बिस्किट, इस केक के बीच वाले हिस्से हैं और इस केक का बाकी तमाम हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते थे। एटम पर रिसर्च करने की एक खास वजह यह थी कि हम स्टीम इंजन्स बना रहे थे। 18वीं सदी में इंसान स्टीम इंजन्स बना रहा था, इसलिए हमें स्टीम के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि स्टीम एटम से मिलकर बनती थी और हम चाहते थे कि हम बहुत पावरफुल स्टीम इंजन्स बनाएं। इसलिए 18वीं सदी के साइंसदानों ने एटम को दरियाफ्त करने के लिए बहुत कोशिश की। मैं आपको लेकर जाऊंगा 1827 में एक और साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, जिनका नाम आपने ब्राउनियन मोशन के तौर पर सुना होगा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ पोलन ग्रेन्स लिए और उन पोलन ग्रेन्स को पानी के कप में डाला और फिर उन्होंने गौर से उसे देखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने देखा कि पोलन आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं, शिवर कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने सोचा पोलन ग्रेन ये डांस क्यों कर रहे हैं, मूव क्यों कर रहे हैं। उन्होंने इस डांस, इस मोशन को ब्राउनियन मोशन दिया और उन्होंने कहा कि पोलन ग्रेन रैंडम मोशन करते हैं। लेकिन उनकी कहानी को पूरा किया हमारे अपने आइंस्टाइन ने, जिन्होंने 1905 में एक रिसर्च पेपर दिया। वैसे तो 1905 में उन्होंने तबाहकुन किस्म के रिसर्च पेपर्स दिए थे, लेकिन उनमें एक रिसर्च पेपर ऐसा था जो एटम की साख्त और उसके होने का बताता था। उन्होंने ब्राउनियन मोशन पर गौर किया और फिर अचानक उनके जहन में यूरिका, एक ऐसा आइडिया आया कि उन्होंने मैथमेटिक्स के जरिए ब्राउनियन मोशन को यूज करते हुए एटम का साइज और उसके होने की वजह अपने पेपर में लिखी। जब उन्होंने नैनो स्केल पर जाकर एटम के साइज को हूबहू सही प्रिडिक्ट किया तो एटम के होने या ना होने वाली बहस खत्म हो गई। आइंस्टाइन ने इस बहस को खत्म कर दिया। जब हमें यकीन हो गया कि एटम एग्जिस्ट करता है तो बहुत से और साइंसदान और उनमें से एक साइंसदान जिनका नाम बहुत मशहूर है, रदरफर्ड, वो भी थे। उन्होंने, क्योंकि उस वक्त तक रेडियो एक्टिविटी दरियाफ्त हो चुकी थी, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखी जो कि वक्त के साथ साथ डिके करती थी। मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन ये एक ऐसी सोर्स है जो वक्त के साथ साथ रेडियो एक्टिव डिके कर रही है और हमें अल्फा पार्टिकल्स दे रही है। बंदूक की तरह, एक पिस्तौल की तरह अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कर रही है और उसके आगे उन्होंने रख दी गोल्ड फॉइल। मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर नीचे दिखा रहा हूँ। आप देखें, ये गोल्ड फॉइल है और इसके साथ आपके पास एक सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स है, और आपके पास एक प्लेट है जो इसको सर्कल कर रही है और उसके ऊपर आपने एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा। तो जब भी अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगा ये प्लेट ग्लो करेगी। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली रदरफर्ड नहीं कर रहे थे, उनका एक स्टूडेंट कर रहा था, तो उसने देखना शुरू कर दिया जितने भी अल्फा पार्टिकल्स वो बम्बार्ड करता था वो सारे के सारे गोल्ड फॉयल के बीच में से गुजर के सामने टकरा रहे थे।
और उनके स्टूडेंट को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था कि एटम की साख्त कैसी है। रदरफोर्ड ने एक दिन गुजरते हुए उन्हें मशवरा दिया कि आप सर्कल की दूसरी तरफ, जिस तरफ सोर्स पड़ी हुई है, उस तरफ भी देखें। तो क्या आपको वहां पर कोई ग्लो होती हुई चीज नजर आती है? क्या अल्फा पार्टिकल वहां भी टकरा रहे हैं? जब उनके स्टूडेंट ने वहां पर देखा तो उसे कई दिनों के देखने के बाद अचानक वहां पर ग्लो होता हुआ नजर आया। आखिर ये ग्लो क्यों हो रहा था, इसके लिए हम दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर गोल्ड फॉयल है जिसमें एटम्स बड़े टाइटली बाउंड हैं। तो जब भी हम अल्फा पार्टिकल इस पर बम्बार्ड करते हैं तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इसके अंदर से गुजर जाते हैं। इसका मतलब ये है, आप यहाँ पर देखें कि ये गोल्ड के एटम्स हैं और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स इसके बीच में से गुजर रहे हैं और आगे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर निशान डाल रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बाउंस बैक करेंगे। आप देखें तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स बाउंस बैक कर रहे हैं। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो बाउंस बैक करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो इससे रदरफोर्ड को यह एहसास हुआ कि इन एटम्स के बीच में कोई ऐसी चीज है जो इन पार्टिकल्स को या तो रिपेल कर रही है या वो स्ट्राइक करके वापस आ रहे हैं। हर 8000 अल्फा पार्टिकल्स के बाद एक पार्टिकल वापस आता था। और इसके साथ एक तीसरा फिनोमिना भी था, और वो फिनोमिना ये था कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते थे बल्कि बेंड हो जाते थे, इधर उधर निकल जाते थे। तो रदरफोर्ड को इन तीन ऑब्जर्वेशन से, एक के वो सीधे निकल जाते थे, एक के वो वापस आ जाते थे, एक के वो रिफ्लेक्ट कर जाते थे, एंगल पर चले जाते थे, इन तीन चीजों से उन्होंने अंदाजा लगाया एटम में बहुत ज्यादा स्पेस खाली है, इस वजह से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बीच में से गुजर जाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि एटम के बीच में कोई ऐसी चीज है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि उसकी वजह से अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं वो टकरा कर वापस आते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, उनसे दूर भी जाते हैं, एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ये न्यूक्लियस है और रदरफोर्ड का ये कहना था कि जो इस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल लगेंगे वो वापस आ जाएंगे और जो इसके पास से गुजरेंगे वो थोड़े से रिफ्लेक्ट कर जाएंगे और जो स्पेस में से गुजरेंगे वो सीधे चले जाएंगे। तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, क्योंकि वो हमेशा सोलर सिस्टम और एटम में मुमासलत ढूंढते थे। वो हमेशा समझते थे कि एटम्स हमेशा सोलर सिस्टम की तरह ही काम करेंगे, सूरज बीच में होगा और इर्द गिर्द प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, तो न्यूक्लियस बीच में होगा और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिसमें न्यूक्लियस बीच में है और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि एटम का बहुत ज़्यादा हिस्सा खाली है, उसकी एक मिसाल ये है कि न्यूक्लियस फर्ज किया एक बास्केटबॉल जितना है, तो इलेक्ट्रॉन उससे आधा मील दूर चक्कर लगा रहा होगा, हाफ माइल। तो जो डिस्टेंस होगा पहले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ वो हाफ माइल होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा जगह एटम में खाली है। अगर मेरी बॉडी के तमाम एटम के बीच में जो खाली जगह है उसको खत्म कर दिया जाए तो मेरी बॉडी का जो बाकी रहा मैटर होगा वो एक नमक के दाने से भी छोटा होगा। इतनी ज्यादा खाली जगह है मेरी बॉडी के अंदर। और अगर 6 बिलियन इंसानों को श्रिंक किया जाए कि उनके तमाम एटम्स के बीच में स्पेस खत्म कर दी जाए तो वो एक सेब के अंदर समा जाएंगे। 6 बिलियन इंसान एक सेब के अंदर समा जाएंगे। रदरफोर्ड को अपने ही मॉडल पर कुछ क्वेश्चंस भी थे और एक क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिरता, वो न्यूक्लियस से टकराता क्यों नहीं है, उसकी एनर्जी क्यों नहीं खत्म होती, उसे किस जगह से मुसलसल एनर्जी मिल रही है। ये क्वेश्चन रदरफोर्ड को बहुत ज्यादा तंग करता था। लेकिन हम इससे आगे चलते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हमें आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगा। मैं आपको लेके जाऊंगा एक और साइंटिस्ट की तरफ जिसका नाम आपने सुना होगा, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर काम कर रहे थे और उन्होंने हमें लाइट के बारे में एक ऐसी जबरदस्त इक्वेशन दी जिसमें सिर्फ 3 पैरामीटर्स हैं, E = h nu। ये इक्वेशन आपको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी दे सकती है, चाहे वो रोशनी है, इंफ्रारेड है, गैमा रेज है। मैक्स प्लैंक का ये कहना था कि किसी भी वेव की एनर्जी बराबर है मैक्स प्लैंक के अपने कांस्टेंट इनटू उसकी फ्रीक्वेंसी के, और उनके कांस्टेंट को हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं जिसकी वैल्यू मैं आपको यहां पर दिखा चुका हूं। साथ साथ उनका यह भी कहना है कि एनर्जी हमेशा डिस्क्रीट होती है। उससे पहले इंसान हमेशा ये समझता था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस होती है, लेकिन उन्होंने बताया कि मैटर एनर्जी को डिस्क्रीट फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और डिस्क्रीट फॉर्म में ही
एमिट करता है, और उस डिस्क्रीट पैकेट का नाम उन्होंने क्वांटा रखा। तो याद रखिएगा, एनर्जी हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में होती है और एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट को उन्होंने क्वांटा का नाम दिया। और उनके बाद आए हमारे पास नील बोहर। नील बोहर के अपने कुछ सवालात थे। पहले सवाल तो ये था कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्यों नहीं लूज करता। दूसरा सवाल उनका ये था, जिस पर वो बहुत सोचते थे, कि एटम के बीच में इतनी ज्यादा स्पेस क्यों मौजूद है। उनका ध्यान इस बात पे भी बहुत ज्यादा लगा रहता था कि जब भी हम मैटर से बनी चीजों को गर्म करते हैं, वो चीजें ग्लो करना शुरू कर देती हैं, शाइन करना शुरू कर देती हैं, लेकिन ये रोशनी उनमें कहाँ से आती है, टेम्परेचर से चीजें क्यों ग्लो करती हैं। और फिर जब हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स को जलाते हैं तो उनका फ्लेम डिफरेंट कलर का क्यों होता है, रोशनी मुख्तलिफ कलर की क्यों होती है, बेरियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, जिंक की। आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्तलिफ कलर के आपको फ्लेम नजर आते हैं। तो लाइट स्पेक्ट्रा मुख्तलिफ क्यों होता है, इस पर भी वो सोचते थे। प्लैंक्स ये तो बता चुके थे कि एनर्जी हमेशा क्वांटाइज्ड होती है, डिस्क्रीट होती है। बोहर का ये सोचना था कि एनर्जी, और स्पेशली क्योंकि लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है, तो एनर्जी या लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ एमिशन पैटर्न्स दिखा रहा हूँ। अगर आप हाइड्रोजन को हीट अप करेंगे तो आपको रेड कलर की, ब्लू कलर की, पर्पल कलर की लाइट स्पेक्ट्रा नजर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हीलियम का स्पेक्ट्रा आपको दिखाया गया है, मरकरी का स्पेक्ट्रा दिखाया गया है, यूरेनियम का स्पेक्ट्रा दिखाया गया है। तो जब भी इन एलिमेंट्स को हम गर्म करते हैं तो इनमें मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ कलर्स के, मुख्तलिफ एनर्जी के फोटॉन्स निकलते हैं। इस चीज़ को बोहर ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया। ये चीज़ उनको कंफ्यूज करती थी, लेकिन फिर अचानक उनको एक आइडिया आया और उन्होंने एक टर्म बताई, क्वांटम जंप। मैं आपको क्वांटम जंप समझाने के लिए एक दरख्त में बैठे एक बंदर की मिसाल देता हूँ। दरख्त पे बहुत सी ब्रांचेस हैं, और अगर आप समझे तो ये बंदर एक इलेक्ट्रॉन है। इस बंदर ने इस ब्रांच से ऊपर वाली ब्रांच में जाना है, तो इसने जंप लगाना है। लेकिन ये जंप लगा के सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच पर ही जा सकता है। क्या ये बीच वाली जगह पर रुक सकता है, यहां पर रुक सकता है? नहीं, यहां पर तो नहीं रुकेगा, क्योंकि यहां पर तो ब्रांच ही नहीं है। तो या ये नीचे वाली ब्रांच पर होगा, और अगर जंप लगाएगा तो ये ऊपर वाली ब्रांच पे चला जाएगा। इन दो ब्रांचेस के बीच में किसी जगह भी बंदर बैठ नहीं सकता। अब आप बंदर की बजाय इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन भी फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में रहते हैं, जिस तरह ये ब्रांचेस हैं। मेरे पास यहां पर एनर्जी लेवल E1 है और एनर्जी लेवल E2 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी वजह से हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है, मसलन आपने उसको हीट दी, उसके पास एनर्जी आई, वो हाई लेवल पे चला गया। आपने उस पर रोशनी डाली उस एटम पर, और उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली रोशनी से, वो ऊपर हायर एनर्जी लेवल पर चला गया। तो किसी भी तरीके से अगर उसने एनर्जी ली और वो हायर ऑर्बिट में चला गया, तो वहां पर वो ज्यादा टाइम नहीं गुजार सकेगा, उसे चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो अनस्टेबल हो जाएगा, और कुछ अरसे के बाद वो दोबारा अपने पहले वाले ऑर्बिट में जंप लगाएगा। लेकिन क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में रेडिएट करेगा। जरूरी नहीं कि हमें वो लाइट विजिबल फॉर्म में नजर आए, क्योंकि अमूमन हम विजिबल लाइट लेते हैं ड्राइंग्स में और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लाइट इंफ्रारेड में भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी और स्पेक्ट्रम में भी हो सकती है। तो हमारे पास यहां पर 4 एनर्जी लेवल है। अगर इलेक्ट्रॉन ने यहां से जंप लगाया, N1 से जंप लगाकर वो N4 पर गया, तो अब जब वो वहां से जंप लगाएगा, क्योंकि वो वहां पर अनस्टेबल है, उसको ठंड बहुत लगती है। वैसे ये मैं लाइटर साइड पे कह रहा हूं, तो आपने ये समझना नहीं है कि उसको ठंड बहुत लगती है, लेकिन अगर उसको बहुत सर्दी लगती है और वो नीचे जंप लगा देता है, तो वो एक ब्लू कलर का फोटोन जनरेट करेगा। और आप याद रखिए कि ब्लू कलर की लाइट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 3 नंबर लेवल पर है, तो वो एक ग्रीन कलर का फोटोन जनरेट करेगा, उसमें कम एनर्जी होती है ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन से। और आप देख सकते हैं कि एनर्जी गैप भी ज्यादा है इस एनर्जी गैप से। अगर वो बिल्कुल नीचे है तो वो रेड कलर का फोटोन जनरेट करेगा। तो इस तरीके से मैटर लाइट जनरेट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि मैटर का इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा है ऊपर से नीचे, तो वो लाइट जनरेट कर रहा है, वो फोटोन जनरेट कर रहा है। और वो फोटोन कितनी एनर्जी का है? जितने बड़े बैंड से वो जंप कर रहा है। अगर वो बहुत हाई एनर्जी लेवल पर बैठा है और जंप करके नीचे वाले एनर्जी लेवल पर आता है, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन जनरेट करेगा। लेकिन अगर वो पास पास के 2 एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो वो लो एनर्जी फोटोन जनरेट करेगा।
प्लैंक्स ने हमें कहा था एनर्जी क्वांटाइज्ड है, बोहर भी यही कह रहे हैं कि एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन बीच वाली जगह पर नहीं रह सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो यहाँ पर रहे, वो यहाँ पर रहे, वो इन एनर्जी लेवल्स के बीच में नहीं रह सकता। वो या तो E1 पर होगा या E2 पे होगा या E3 या E4 पे होगा। तो एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड हैं। अगर एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड हैं, लाइट प्रोड्यूस होगी उससे, वो भी तो क्वांटाइज्ड होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके बीच में नहीं रह सकता, इसलिए लाइट या तो E4 से E1 के बीच में जब जंप लगाए तो उस वक्त प्रोड्यूस होगी। तो लाइट की एनर्जी इतनी होगी इन दोनों के फर्क के दरमियान। फिर E3 से E1 के जो फर्क है एनर्जी का, उसके बराबर लाइट की एनर्जी होगी। फिर E2 से E1 जो फर्क है एनर्जी का, उसकी लाइट उस एनर्जी की प्रोड्यूस होगी। तो लाइट की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, और यही चीज प्लैंक्स ने की और यही चीज बोहर कह रहे हैं। जब भी आप स्पेक्ट्रम देखते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें दो चीजें होती है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया कि जब एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर जंप लगाएगा तो हमारे पास लाइट एमिट होगी और उसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मेरे पास अगर इस एटम की बात कर लें, अगर ये यहाँ से नीचे जंप करेगा तो ये जिस भी हाई एनर्जी लेवल से नीचे जंप करेगा उसकी स्पेक्ट्रल लाइन हमें नजर आएगी। ये रेड कलर की लाइन देगा, हमें येलो कलर की देगा। इसमें एक ऐसा ऑर्बिट होगा जब उससे वो नीचे जंप करेगा तो ब्लू कलर की लाइन भी देगा। तो आप इस तरीके से देखें तो इस तरफ हम हाई एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और ये डिस्क्रीट है। लेकिन एक और चीज जिसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द और मैंने लाइट शाइन की तो लाइट से उसको एनर्जी मिलती है और वो ऊपर चला जाता है, तो इसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। एब्जॉर्प्शन में लाइट आती है और बंदर ऊपर जंप लगा देता है। एमिशन में बंदर ऊपर से नीचे जंप लगाता है और लाइट जनरेट करता है। बंदर का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपको दो किस्म के स्पेक्ट्रम नजर आ रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां पर आप यही चीज दोबारा देख सकते हैं कि मैंने आपको एक एनिमेशन भी दी है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट में है, एनर्जी मिली, ऊपर चला गया, और जब ये ऊपर वाले ऑर्बिट में अनस्टेबल रहेगा थोड़ी देर बाद ये एनर्जी रिलीज करेगा और वापस नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। तो अब आप देखते रहिएगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा और फिर नीचे वाले ऑर्बिट में दोबारा आ जाएगा। और इसके साथ साथ आप ये देख लें, इसने ऐसे किया। इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर भी एक एटम की तस्वीर है। तो अगर यहाँ से जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वो अगर 3 नंबर से जंप करेगा 2 नंबर में तो वो ब्लू लाइट देगा। अगर 3 नंबर से वो जंप करेगा 2 में तो वो रेड लाइट देगा। इस तरीके से अगर हाई एनर्जी ऑर्बिट से जंप करेगा 2 नंबर पे तो वो अल्ट्रा वायलेट लाइट भी दे सकता है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने ट्रांजिशनल पॉसिबिलिटीज, ये ट्रांजिशनल पॉसिबिलिटीज जो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप लगाने से ट्रांजिशनल पॉसिबिलिटीज कहा जाता है, इसके बारे में मुख्तलिफ सीरीज दी, मैथमेटिकल फार्मूलाज दिए, मैथमेटिकल सीरीज दी। इसमें हमारे पास लेमन की सीरीज है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बारे में बताती है कि हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर जंप लगाए नीचे वाले लेवल पर तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये सीरीज हमें बताती है। बाल्मर सीरीज हमें विजिबल लाइट के बारे में बताती है कि विजिबल लाइट कैसे प्रोड्यूस हो सकती है इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा। पैस्टन हमें इंफ्रारेड के बारे में बताती है। इसी तरीके से हमारे पास ब्रैकेट सीरीज है, इसी तरीके से हमारे पास पुफेंट सीरीज है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की सीरीज है जो हमें ये बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो किस किस्म की एनर्जी रिलीज करेगा। बोहर ने प्लैंक की इक्वेशन को रीइंफोर्स किया और उनकी जितनी भी थ्योरी थी, एटॉमिक मॉडल था, वो सारा का सारा इस इक्वेशन को भी साबित करता था। आइंस्टाइन ने हमें यही बात बताई। उन्होंने कहा कि लाइट एनर्जी पैकेट से मिलकर बनती है। उन्होंने एक और तरीके से इस बात को साबित किया। इस तरीके को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। उन्होंने लाइट शाइन की एक मेटल पर और लाइट शाइन होते ही मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो गए, बाहर निकलना शुरू हो गए। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि लाइट उनको एनर्जी दे रही है, और क्योंकि लाइट पैकेट्स जितने पावरफुल होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे। इस चीज़ को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, और इसके ज़रिए हमने करंट प्रोड्यूस किया और करंट डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट्स लगा के उनको डिटेक्ट भी कर दिया। इस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं, बल्कि कई ऐसी चीज़ें जिन पर मैं पूरी की पूरी वीडियोस बना चुका हूं। आप डिटेल के लिए उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं आपको मिलाता हूं लुई डेब्रॉय से। 24 साल की उम्र में इन्होंने पीएचडी की और इनके पीएचडी के थीसिस को आइंस्टाइन ने वेट किया। इनकी थ्योरी इतनी अलग थी कि आम लोग तो उसे समझ ही नहीं पा रहे थे।
इसलिए आइंस्टाइन ने इनका पेपर अपने पास मंगवाया, बल्कि इन्होंने खुद उनको भेजा और आइंस्टाइन ने सिफारिश की कि इनको पीएचडी की डिग्री देनी चाहिए। लुई डेब्रॉय ने कहा कि हर मटेरियल चीज की दो शक्लें हैं, दो फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म है वेव लाइक और दूसरी फॉर्म है पार्टिकल लाइक। मसलन आप इस बेसबॉल को देख लें, इसकी दो नेचर्स हैं। एक तो आपको सॉलिड या पार्टिकल लाइक नेचर तो नजर आ ही रही है, लेकिन इसके साथ एक वेव भी जुड़ी हुई है जो कि इतनी कमजोर है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसी तरीके से अगर आप पानी की वेव ले लें तो ये वेव तो है ही है, लेकिन इसके साथ पार्टिकल भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी कायनात में हर चीज डुअलिटी, डुअल नेचर रखती है। उसकी एक नेचर है वेव लाइक और दूसरी नेचर है पार्टिकल लाइक। हम एक नेचर को देखते हुए उस चीज के बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकते। लुई डेब्रॉय ने हमें इस हाइपोथेसिस की वेवलेंथ के बारे में भी बताया। तो मैं आपको यहाँ पर एक फोटोन की एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि फोटोन का मोमेंटम जीरो क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका मैस तो जीरो है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका जवाब भी दे दूंगा, फोटोन का मोमेंटम जीरो क्यों नहीं होता। तो अगर हम इक्वेशन ले E = mc², ये इक्वेशन उस वक्त यूज की जाती है, ये एक स्पेशल केस है, जब आपकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बिल्कुल करीब ना हो। मसलन हम अपनी ज़मीन की बात कर लेते हैं, हम अपनी गाड़ी की बात कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी ऐसी चीज़ की एनर्जी आप निकालना चाहते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव कर रही है या उतनी तेज़ी से मूव करे, तो आप ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि एक स्पेशल इक्वेशन होती है जिसे मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ। इस इक्वेशन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की भी टर्म आती है और हमारे पास रेस्ट मास भी आता है। तो रिलेटिविटी को यूज करते हुए ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम E = mc² यूज कर लेते हैं और इसमें फोटोन की वैल्यू जीरो डाल देते हैं। इस इक्वेशन को मैं आगे लेके चलूंगा। मेरे पास फोटोन का रेस्ट मास जीरो है, तो मेरे पास मोमेंटम जो एक फोटोन का है वो बराबर हो गया E/c के। c स्पीड ऑफ लाइट है। इसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें ये पता चला कि एनर्जी डिस्क्रीट है और उसकी वैल्यू E = hf है, f फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। तो यहां से भी मैं आपको एक इक्वेशन निकाल के दूंगा जो E/c के बराबर होगी। इन दोनों चीजों को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास लैम्डा आ गया, और लैम्डा है फोटोन की वेवलेंथ का। तो डेब्रॉय का ये कहना है कि अगर यही लैम्डा हम इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर तो है, तो इलेक्ट्रॉन से जुड़ी वेव अगर हम निकालना चाहें तो उसकी वेवलेंथ इस लैम्डा से निकाली जा सकती है, और उसका फॉर्मूला उसने यहां पर दे दिया। अब आप देखें कि अगर किसी भी चीज का मैस बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होगी, और किसी चीज की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होगी। मसलन इस हाथी को ले लें, तो इससे जुड़ी हुई वेवलेंथ बहुत छोटी है जरूर, लेकिन छोटी है, हम मेजर नहीं कर सकते। इसी तरीके से बुलेट है जो बहुत तेजी से मूव कर रही है, इससे जुड़ी हुई वेव की वेवलेंथ बहुत छोटी है, इसलिए उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वेवलेंथ जरूर है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी वेव जुड़ी है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर में तो हम देखते हैं, उसको वेव नेचर में भी देखना चाहिए। और जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास यहां पर दिया है। डेब्रॉय को अपनी इक्वेशन में एक बहुत हैरानकुन बात मिली। उससे पहले हम स्टैंडिंग वेव्स के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें स्टेशनरी वेव्स भी कहा जाता है। ये ऐसी वेव्स हैं जिनके क्रस्ट और ट्रफ अपनी जगह पर रहते हैं, आगे पीछे मूव नहीं करते। इन वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। आप देख लें यहां पर, तो आपको मैंने दिखाई हुई इसकी जो नोड और एंटी नोड है वो अपनी जगह पर है, वो आगे पीछे मूव नहीं करते, जिस तरह लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स को हम देखते हैं। डेब्रॉय की वेव ने उसे यह बताया कि जो वेवलेंथ उसने निकाली है, जो वेवलेंथ उसने पिछले फॉर्मूले में निकाली थी, उसमें अगर वो n की वैल्यू 1 पुट करता है तो उसे पहले इलेक्ट्रॉन के सर्कमफ्रेंस, उसके जो ऑर्बिट है उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर वैल्यू मिलती है। ये एक बहुत हौसला अफजा चीज थी, और डेब्रॉय ने एक वेव ली और उसे प्लॉट कर दिया। ये एक पहली वेव है, n = 1। उसने ये वेव ली और इसको खींच के एक सर्कुलर फॉर्म में यहां पर प्लॉट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर दे रहा है। फिर उसने दूसरी वेव ली, तो उसने इस तरीके से इसके गिर्द वेव बना दी। यहां पर ये पहला ट्रफ है और ये दूसरा ट्रफ है। अगर आप इस तरह देखें तो यहां पर पहला ट्रफ है और ये दूसरा ट्रफ है, तो ये हमारे पास दूसरी वेव आ गई। फिर हमने 3 ट्रफ वाली और 3 क्रस्ट वाली वेव ली, तो ये क्रस्ट ऊपर वाले होते हैं और ट्रफ नीचे वाले होते हैं। तो अब यहां पे देखिए n = 3 पर आपके पास पहला क्रस्ट आया, फिर ये क्रस्ट आया, फिर ये क्रस्ट आया। ये बिल्कुल साइन वेव है। देखें, अगर मैं इसको इधर से लेके पकड़ के लपेट दूं इसके गिर्द,
तो ये बिल्कुल एक साइन वेव है। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वेव नेचर, ये आपको एक वेव मॉडल नजर आ रहा है एटम का। डे ब्रॉय ने हमें यह भी बताया कि जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकते वो जगह है जहां पर वेव्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो यहां पर आप देखें कि यहां पर आपको वेव ऑर्बिट नजर नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह कि यहां पर जब वेव को खींच कर हमने इसके गिर्द लपेटा तो यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इसलिए ये एक ऑर्बिट नहीं हो सकता। तो हमारे पास n हमेशा इंटीजर फॉर्म में आएगा। n को जब भी हम नॉन इंटीजर फॉर्म में लेंगे तो वेव्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और इसलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी नहीं होगी। तो उन्होंने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन वेव है, पार्टिकल नहीं है, और क्योंकि वो एक वेव है इसलिए उसके मोशन से एनर्जी रेडिएट नहीं होती। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता नहीं है जिस तरह अमूमन हमारी एनिमेशंस दिखा रही होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन की नेचर वेव की है, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता और वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता नहीं है। डे ब्रॉय के इस मॉडल को लेके आगे चले एर्विन श्रोडिंगर, और उन्होंने एटम का एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल दिया जो प्रोबेबिलिटी पर बेस कर रहा था। मैं 1926 में आपको लेके चलता हूं, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्लाउड्स बनाता है। श्रोडिंगर की इक्वेशन को क्वांटम मैकेनिक्स में या छोटे लेवल की फिजिक्स में वही अहमियत हासिल है जो न्यूटन के सेकंड लॉ को क्लासिकल मैकेनिक्स में हासिल है। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है कि F = ma, और अगर इसकी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन दूं तो एक्सेलरेशन की जगह हमें डबल डेरिवेटिव x, y, z का नजर आएगा, जबकि ये 3 डायमेंशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां से मैं, क्योंकि x पोजीशन है तो मैं पोजीशन निकाल सकता हूं। अगर इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव देखूं तो वो वेलोसिटी है, मैं वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं। मैथ तो मेरे पास है ही है, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी। तो मैं काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तमाम चीजें एक मूविंग बॉडी की निकाल सकता हूं इस इक्वेशन के साथ। अब हम चलते हैं श्रोडिंगर की इक्वेशन की तरफ जो कि एटॉमिक लेवल पर है, और अगर आप इसकी इक्वेशन देखें तो आपको वही चीज नजर आएगी। साई हमारे पास वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन हमें बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स्ड जगह पर एक टाइम में मिलेगा। तो इसे लाइकलीहुड कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास वेव फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। इसी तरीके से हमारे पास एटम की या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मौजूद है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है। तो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और उसके अलावा हम उसकी लोकेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने आपको एक टिपिकल वेव फंक्शन प्लॉट करके यहाँ पर दिखाया है। ये वेव फंक्शन हमें बताता है कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल किस जगह पर ज़्यादा चांसेस के साथ मौजूद हो सकता है। मसलन अगर मैं इस जगह पर देखूं तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है वेव फंक्शन का। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर होने के, इस लोकेशन पर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ देखें तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। गोया कि एम्पलीट्यूड नेगेटिव है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ पर भी बहुत चांसेस हैं इस लोकेशन पर। इसी तरीके से इस लोकेशन पर कम चांसेस हैं, इस लोकेशन पर निस्बतन अच्छे चांसेस हैं, लेकिन इस लोकेशन पर 0 चांसेस हैं। यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सके। इसे हम वेव फंक्शन कहते हैं। और अगर वेव फंक्शन का स्क्वायर ले लिया जाए तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। वेव फंक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा साइंसदानों को इल्म नहीं है, वो उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका स्क्वायर लिया जाए तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है, जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख लें कि इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जैसे इससे हम फासले पर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन की कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इस तरफ जाएं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस कम है और यहाँ पर तो बिल्कुल ही 0 है। यहाँ पर भी मैं आपको एक 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ। तो इसके ज़रिए श्रोडिंगर ये बता सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पर, यहाँ पर इस डिस्टेंस पे क्या चांसेस हैं, इतने, इस डिस्टेंस पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। और जब हम श्रोडिंगर की इक्वेशंस को कंप्यूट करते हैं, मास और चार्ज उनमें डाल के उनको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर पहले 5 ऑर्बिटल्स दिखा रहा हूँ और इनके कलर इसलिए मुख्तलिफ है कि ये फेज या वेव फंक्शन के साइन को डिफाइन कर रहे हैं। मसलन अगर वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव है तो हो सकता है नीला रंग हो, लाल है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वेव फंक्शन नेगेटिव हो सकता है। बीच में हमारे पास न्यूक्लियस है। अगर हमारे एटम के पास इतनी एनर्जी है कि वो 1s ऑर्बिटल में है तो बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द कहीं भी हो सकता है।
अगर वो उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो 2s ऑर्बिटल में है तो यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर हो सकता है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर 2px में है तो न्यूक्लियस बीच में है, इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है। और इस तरीके से मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हैं। हाइड्रोजन को जब सॉल्व किया गया तो हाइड्रोजन के आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये तमाम डिफरेंट एनर्जी लेवल पर हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन के उस एटम जिसकी हम बात करें उसमें कितनी एनर्जी मौजूद है, तो उसकी कंस्टलेशन उस लिहाज से चेंज हो जाएगी और हमें यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं। मैं आपको यही एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर अगर हम 1s में हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा होगा। 1s में आप देखें कि यहाँ पर बीच में जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस कम हैं, बीच में ज़्यादा चांसेस है क्योंकि आप देखें यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पर इसको प्लॉट करूँ तो बीच में मेरे पास ज़्यादा चांसेस हैं और जैसे जैसे मैं दूर जाऊँगा सेंटर से तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के चांसेस कम हैं। इसमें देखें 2s में देखें, ऑरेंज जहाँ पर होगा वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होंगे, वाइट कलर में चांसेस कम हैं, ब्लू कलर में फिर चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ऑरेंज अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास चांसेस ज़्यादा हैं 2s के। फिर हम ऑरेंज से जैसे बाहर गए वाइट की तरफ आए, चांसेस कम होना शुरू हो गए। फिर जब हम ब्लू में गए तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लू से भी बाहर निकल गए हम। इसी तरीके से 3s में देखें तो 3s तो अब आप खुद भी बना सकते हैं। पहले हम ऑरेंज में हैं तो हमारे पास चांसेस है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए, वाइट में बिल्कुल ज़ीरो। फिर हम ब्लू में गए, फिर हमारे पास फिर वाइट आया ज़ीरो, और फिर हम ऑरेंज में गए तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस आ गए। आपके पास डिस्टेंस यहाँ पर है तो आप देख सकते हैं कि अगर तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में है तो फिर सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में है तो आपके पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं इस डिस्टेंस पे। और अगर एनर्जी लेवल हमारे पास ये है तो फिर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के सबसे ज़्यादा चांसेस इस डिस्टेंस पे, ये जितना डिस्टेंस होगा यहाँ से। मैं आपको यही एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर वही चीज़ के बीच में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ढूंढने के इलेक्ट्रॉन को, और आहिस्ता आहिस्ता कम होगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर बीच में ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, वाइट में यहाँ पर ज़ीरो हो गई, फिर बढ़ी क्योंकि हमारे पास फिर यहाँ पर चांसेस हैं, और यहाँ पर बढ़ के फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होकर और फिर ज़ीरो हो गई। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखें तो आपके पास ये आहिस्ता 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 बढ़ के और हमारे पास वेव फंक्शन आप देख लें आपने इस तरीके से प्लॉट किया है। तो इस तरीके से श्रोडिंगर ने हमें बताया कि हम किस तरीके से वेव फंक्शन के ज़रिए उससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालकर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कहाँ कहाँ होने की ज़्यादा चांसेस हैं, और उन्होंने हमें ऑर्बिटल्स दिखाए। हमें ऑर्बिटल्स मिले जब हमने श्रोडिंगर की वेव इक्वेशंस को सॉल्व किया। श्रोडिंगर ने हमें यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह है, किसी भी जगह पर हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं ज़्यादा हो सकती है कहीं कम हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्बिटल में मौजूद हैं। लेकिन श्रोडिंगर भी क्वांटम जंप को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे। श्रोडिंगर के बहुत बड़े मुखालिफ वर्नर हाइजेनबर्ग, जो कि श्रोडिंगर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनकी इक्वेशन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन या एटम को हम बहुत सिंपल इक्वेशन से जाहिर नहीं कर सकते। एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्पेशल मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला और इन्होंने यूज़ किया मैट्रिक्स मैकेनिक्स। इन्होंने बहुत बड़े बड़े मैट्रिसेस को यूज़ किया, बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स किया, और उसके बाद उन्होंने हमें एक छोटी सी इक्वेशन दी जिसे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें हमारे पास दो फैक्टर लेफ्ट साइड पे हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और राइट साइड पे हमारे पास h का डिवाइडेड बाय 2 एक फैक्टर है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा से ज़्यादा होगी। तो अगर अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है तो ये एक लेवल से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती क्योंकि ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने पोजीशन का मालूम करना है तो इसकी अनसर्टेनिटी जैसे ही कम होगी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे तो हर सूरत में ये इक्वेशन बढ़ी रहेगी। और अगर आपने मोमेंटम मालूम करना है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप एक ऐसे लॉक को देख रहे हैं, एक ऐसे ताले को देख रहे हैं जो आप पर नेचर ने लगाया। एक लेवल से ज़्यादा आप पोजीशन और मोमेंटम एट अ टाइम मालूम नहीं कर सकते किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक वेव में तो क्या हम बता सकते हैं कि जिस पार्टिकल की ये वेव है वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद है।
हम ये तो बता सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्रस्ट पर होने की या ट्रफ पर होने की ज़्यादा है और बाकी जगहों पर कम है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से मोमेंटम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी मोमेंटम कम होता जाएगा। मैं आपको हाइजनबर्ग का प्रिंसिपल एक और तरीके से भी समझाता हूँ। इस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने बहुत डिटेल में श्रोडिंगर या हाइजनबर्ग के प्रिंसिपल को पढ़ना है तो मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं कि अगर हम पोजीशन समझते हैं कि हम इसको मेयर करना चाहते हैं और हम इसको मेयर करते हैं, तो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल का छोटे लेवल पर जाते हुए जब हम एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो हमें मोमेंटम नहीं मिलेगा। उसका मोमेंटम में हमें अनसर्टेनिटी रहेगी। और अगर हम उसकी मोमेंटम को मेयर करना चाहते हैं कि वो किस तरफ को मूव कर रहा है, वो आगे को कर रहा है, वो पीछे को कर रहा है, वो दाईं तरफ बाईं तरफ कर रहा है, तो हमें उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी मिलेगी। हम दोनों को एक्यूरेटली एक वक्त में साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल एक और दे देता हूं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और मैं देखना चाहता हूं कि ये इस वक्त कहाँ है, तो मैं इसकी क्या मेजर करना चाहता हूं, मैं इसकी पोजीशन मेजर करना चाहता हूं। मैंने इस पर लाइट शाइन की क्योंकि मुझे इसे देखना है और एक माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर मैं इसको देख रहा हूं। तो जैसे ही लाइट इससे टकराई और मुझे माइक्रोस्कोप पर इसकी पोजीशन मिली, ये उससे बहुत डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री ले चुका होगा जो इससे पहले ले रहा होगा। उसकी वजह यह कि लाइट ने इसको एनर्जी दे दी, फोटोन ने इसको एनर्जी दी और उसके बाद इसने अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज की। अब मुझे इसके मोमेंटम के बारे में कोई पता नहीं। तो आपने पोजीशन मेजर की, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम की, तो आपको मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज्यादा मिल गई। 1895 में विल्हेम कॉनरैड ने एक्स रेज को दरियाफ्त किया। यह ऐसी रेज थी जिनके जरिए हम अपनी बॉडी की बोन्स को देख सकते थे। एक्स रेज की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस थी और लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे थे। 1896 में हेनरी बेकोरेल यूरेनियम सॉल्ट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि यूरेनियम सॉल्ट्स ने फोटोग्राफिक फिल्म पर कुछ निशानात छोड़ दिए। ये निशान इतने फाइन तो नहीं थे कि इन्हें एक्स रेज कहा जाता, लेकिन वो सोचने पे मजबूर हो गए कि यूरेनियम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये निशान बने। वो समझ चुके थे कि यूरेनियम से कुछ खास किस्म की रेडिएशन जरूर निकलती हैं, लेकिन हमें इन रेडिएशंस के बारे में, जिसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, सही मायनों में बताया मैडम मैरी क्यूरी ने 1889 में। और उन्होंने कई ऐसे एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जो कि रेडियो एक्टिव थे। रेडियो एक्टिव का मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि अनस्टेबल थे, और इन एलिमेंट्स की हमेशा ये कोशिश होती थी कि वो स्टेबिलिटी इख्तियार करें और उसके लिए डिके किया जाता था। तो 3 किस्म के डिके हमारे पास मौजूद हैं। पहला डिके जिसे अल्फा डिके कहा जाता है, इसमें मैं आपको यहां पर एक एटम दिखा रहा हूं और ये एटम रेडिएट करेगा अल्फा पार्टिकल्स जिन्हें हीलियम कहा जाता है। तो हीलियम का न्यूक्लियस रेडिएट करेगा और उसके बाद ये एटम अपनी शक्ल चेंज करके यूरेनियम बन जाएगा। तो इस फिनोमिना में एटम भी हमारे पास नया आ गया और हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स भी आ गए, तो इसलिए इसको अल्फा डिके कहते हैं। दूसरी किस्म के डिके को हम बीटा डिके कहते हैं। इसमें मेरे पास कार्बन 14 है और जब ये डिके करेगा, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आइसोटोप है, तो ये आपको एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसे हम बीटा डिके कहते हैं क्योंकि बीटा पार्टिकल जनरेट होता है और कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास नाइट्रोजन आ जाएगी। और तीसरी किस्म की डिके जिसमें हम एक ही एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स लेते हैं, एक एलिमेंट अपने ही आइसोटोप में डिके करता है लेकिन वो गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देता है, इसे गैमा डिके कहते हैं। तो हमारे पास ऐसे अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं जो डिके करते हैं ताकि वो स्टेबल फॉर्म में जा सकें। तो यहां पर ये यूरेनियम ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है और प्लूटोनियम ज्यादा स्टेबल है। मैरी क्यूरी के इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद एक डिवाइस था। उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसमें वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल रखते थे और उसके साथ उसमें हमारे पास एक आयनाइजेशन चैम्बर भी था। तो जब इसके अंदर जो गैस थी उसको यूरेनियम के पास लेके आया जाता, तो यूरेनियम में रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से ये गैस आयोनाइज हो जाती और यहां से करंट फ्लो करना शुरू कर देता। और जब ये करंट फ्लो करता तो हमारे पास एक एविडेंस आ जाता
कि जो एलिमेंट हम इसके पास लेके आए हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उससे रेडिएशंस जनरेट हो रही हैं और उससे आगे हम बल्ब भी लगा सकते हैं, कोई लोड लगा सकते हैं और कई मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक रेडिएशन मेजरिंग अपरेटस बनाया और उससे उन्होंने यूरेनियम का पता लगाया और दूसरे एलिमेंट पोलोनियम का भी पता लगाया, जिसका नाम उन्होंने, क्योंकि वो पोलिश थी, पोलैंड से थी, तो अपने मुल्क पर रखा पोलोनियम। 3 रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किए। रदरफोर्ड ने भी रेडियो एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह एक वाकया है और वो वाकया यह है कि उन्होंने कुछ रेडियम ली और उस रेडियम को एक जार में रखकर महफूज कर दिया। कुछ अरसे बाद उन्होंने देखा तो जार में उनको बहुत ज्यादा हाइड्रोजन मिली। अब रदरफोर्ड बड़े हैरान थे कि हमारी एटमॉस्फेयर में तो हाइड्रोजन बहुत कम होती है, लेकिन जार में उन्हें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन मिल रही थी, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आई? ये उनके लिए बहुत हैरानी का बाइस बना, क्योंकि हमारी दुनिया पर ये उनके लिए बड़ी हैरानी का बाइस बना क्योंकि हमारी दुनिया में हाइड्रोजन बहुत कम मिकदार में मौजूद है और इस बीकर में, इस फ्लास्क में, इस कंटेनर में इतनी ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ से आ गई? उनको कुछ शक पड़ा और उन्होंने गौर किया कि हमारी दुनिया में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गॉन हवा में ज़्यादा मौजूद होती हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ बीकर्स में, एक में सिर्फ नाइट्रोजन ली, एक में सिर्फ ऑक्सीजन ली, एक में आर्गॉन ली और इस तरीके से मुख्तलिफ बीकर्स बनाए और उनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल दिए। तो फौरन उनको नजर आया कि जिस जार में नाइट्रोजन थी वहां पर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बनना शुरू हो गई और उसकी वजह अल्फा डिके था, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम हीलियम एटम्स को रेडिएट करता है, अल्फा डिके करता है। तो हीलियम एटम्स जब जाकर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते थे तो वो प्रोटॉन जनरेट करते थे और ऑक्सीजन देते थे। और ये प्रोटॉन क्या है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो क्योंकि हमारे जार में पहले से मौजूद थी, इसलिए रदरफोर्ड इस प्रोटॉन को यानी हाइड्रोजन के एटम को गौर से बार बार देख रहे थे और इसकी वजह रेडियो एक्टिविटी थी। रदरफोर्ड के कुछ एक्सपेरिमेंट में आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब वो ये जानना चाहते थे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज मौजूद है। वो ये तो जानते थे कि न्यूक्लियस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रखने वाली चीज जरूर मौजूद है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे एटम पर न्यूट्रल चार्ज आएगा और इसका नाम प्रोटॉन है और ये नाम भी रदरफोर्ड ने दिया। प्रोटॉन एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब है पहला, द फर्स्ट। रदरफोर्ड ये समझते थे कि प्रोटॉन या वो बॉडी सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है वो एक स्नूकर बॉल से मॉडल किया जा सकता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होगा, हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होंगे, लिथियम में 3 प्रोटॉन्स होंगे, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स होंगे। उनके मॉडल में 2 ही चीजें मौजूद थी एटम के, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन उनके ख्वाबों पर पानी डाला फ्रांसिस एस्टन ने। उन्होंने एक मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी मीटर बनाया। मैं आपको ये स्पेक्ट्रोस्कोप दिखा रहा हूं जो कि एटम्स का मैस निकालती थी और जब उन्होंने एटम के मैस निकालना शुरू कर दिया तो उन्होंने एक हैरानकुन ऑब्जर्वेशन दी और उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जितने भी एटम्स थे उनका वजन दुगना था रदरफोर्ड के मॉडल के मुकाबले में। मसलन अगर मैं हीलियम रखूं तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 प्रोटॉन्स, क्योंकि हमने तो लिखा था कि 2 प्रोटॉन्स हैं इसमें, अगर हम इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देते हैं तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं। तो जब उन्होंने 2 प्रोटॉन्स का मैस लिया तो हमारे पास जो फिगर आई, और जब उन्होंने एक्चुअल हीलियम के एटम्स का मैस लिया, न्यूक्लियस का मैस लिया, तो वो 4 प्रोटॉन्स के बराबर था। फ्रांसिस के लिए ये बहुत हैरानकुन बात थी कि हम ये कह रहे हैं कि हीलियम में 2 प्रोटॉन है, पर जब उसका रिजल्ट आ रहा है उसके न्यूक्लियस के मैस का, उसमें 4 प्रोटॉन्स की मैस के बराबर वैल्यू आ रही थी। तो इससे रदरफोर्ड समझ गए कि यहां पर हमारे पास 2 और बॉडीज भी हैं जिन्हें कोई चार्ज नहीं दिया जा सकता है, इन्हें न्यूट्रॉन्स कहा गया। और इन न्यूट्रॉन्स को इग्नोर करने की वजह से रदरफोर्ड के मॉडल का मैस, किसी भी एटम का मैस कम हो जाता था, आधा रह जाता था नॉर्मल एटम से, सिवाय हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है तो उसमें रदरफोर्ड का मॉडल बहुत अच्छे तरीके से फिक्स होता है। तो हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। इसके साथ फ्रांसिस ने आइसोटोप्स भी दिए। उन्होंने हमें यह बताया कि एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हो सकते हैं।
मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपको दिखा रहा हूँ। तो नॉर्मल हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, लेकिन उसके आइसोटोप में, जिसे ड्यूटेरियम कहा जाता है, उसमें एक न्यूट्रॉन होगा। और एक और आइसोटोप में जिसको ट्रिटियम कहा जाता है, उसमें दो न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन एक एक ही रहेगा। तो उसका मैस नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर उतना ही रहेगा। और इसको भी हमने स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ मेयर किया। और उसके बाद रदरफोर्ड के एक और कुलीग जिनका नाम था जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन को बाकायदा डिस्कवर किया। उनकी डिस्कवरी करने वाला अपरेटस मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये एक छोटा सा न्यूट्रॉन चैम्बर है और इसका प्रिंसिपल मैंने आपको यहां पर बताया है, जिसमें हम एक ब्रिलियम की शीट पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं और डिटेक्टर्स लगाकर न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करते हैं। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि न्यूक्लियस में दो चीजें हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन अब अगला सवाल यह है कि प्रोटॉन्स हाईली पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, उन्हें कौन सी ऐसी फोर्स है जो पास रखती है, क्योंकि जब भी हम, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मसलन आप मैग्नेट के सेम पोल को जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको एक वेलक्रो चाहिए होगा। वेलक्रो एक स्ट्रैप टाइप हमारे पास गारमेंट होता है। अगर हम मैग्नेट के इर्द गिर्द वेलक्रो लगा के आपस में ज्वाइन कर दें, तो दोनों मैग्नेट इसकी फोर्स की वजह से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं दो प्रोटॉन्स के बीच में ग्लू लगा दूं, तो वो फिर भी जुड़े रहेंगे। अब प्रोटॉन्स में दो किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक फोर्स है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स कहते हैं, जो कि प्रोटॉन्स को एक दूसरे से दूर फेंक रही है। और दूसरी फोर्स जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो फोर्स जो बहुत पावरफुल है और प्रोटॉन्स को आपस में और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में जोड़ के रखती है, उसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कहा जाता है। इन तमाम फोर्सेस पर मैं डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं। मैं कुछ वीडियोस के लिंक आपको दिखा रहा हूं। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स को, वीक फोर्स को, स्टैंडर्ड मॉडल को, न्यूक्लियर फ्यूजन को, न्यूक्लियर फिशन को, तो आप तख्ती ऑनलाइन पर जाइए और वहां पर क्वांटम मैकेनिक्स और रेडियो एक्टिविटी की जो प्लेलिस्ट है उनको जाकर देखिए। वहां पर आपको डिटेल में वीडियोस भी नजर आएंगी। तो मेरे पास अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स 1 यूनिट है, मैं आपको एक कंपैरिजन देना चाहता हूं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स कितनी ताकतवर होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻³ है। हमारे पास 4 ही फोर्सेस हैं इस वक्त यूनिवर्स में। 5वीं फोर्स की अभी तलाश हो रही है, उस पर एक और वीडियो बनाई जाएगी। तो 10⁻³ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वीक फोर्स 10⁻⁻16 और ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻⁻41। तो आप देख सकते हैं ग्रेविटी कितनी वीक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स कितनी ताकतवर फोर्स है। तो हर चीज फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेते? उसकी वजह यह है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ताकतवर तो बहुत है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है। जब भी दो प्रोटॉन्स आप एक फासले से ज्यादा करीब आ जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है, इसलिए वो उनको दूर नहीं जाने देती। तो आप देखें कि यहां पर हमारे पास ये डिस्टेंस है दो प्रोटॉन्स के बीच में, तो हमारे पास उन पर एक फोर्स, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आप देखें स्ट्रॉन्ग फोर्स यहां पर बहुत ताकतवर हो रही है, लेकिन जैसे उनके बीच में सेपरेशन बढ़ेगी तो स्ट्रॉन्ग फोर्स खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है रिपल्शन की, वो आप देखें यहाँ पे बहुत कम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स रिपल्शन फोर्स से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो प्रोटॉन्स जब एक फासले से ज़्यादा करीब आएंगे तो एकदम ठक करके जुड़ जाएंगे, क्योंकि उन पर अब स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रही है। इस चीज़ ने एक्सप्लेन किया हमें एक बहुत बड़े फिनोमिना को, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। हम बड़े अरसे ये सोचते रहे कि सूरज में ऐसी क्या चीज़ है जो उसको हमेशा रोशन रखती है, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि सूरज को भी हाइड्रोजन ने रोशन रखा हुआ है और उसकी वजह न्यूक्लियर फ्यूजन है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जो हमारी नेचर में मिलता है, तमाम सितारों में होता है, और इसमें हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से दो हाइड्रोजन के एटम्स, या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोटॉन्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो हमें हीलियम का एटम देते हैं, और उसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होती है जिसे हम सूरज में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जगह जगह पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं। मैं आपको एक और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दिखाता हूँ, जिसमें आप देखें ये प्रोटॉन है तो ये हाइड्रोजन है। सबसे पहले अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये आपस में कंबाइन होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए और एनर्जी रेडिएट करते हैं। उसके बाद फिर ये एक और आइसोटोप के साथ ये आइसोटोप बना दिया उन्होंने। उसके बाद ये हाइड्रोजन के ही आइसोटोप के साथ हाइड्रोजन
कंबाइन होता है और हमें हीलियम 3 मिलता है। और उसके बाद फिर आगे रिएक्शन जाता है तो हमें हीलियम 4 यानी हीलियम का भी एक आइसोटोप मिलता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हम नए नए एटम्स सितारों में बनाते हैं। और सितारों में नए नए एटम्स क्यों बन रहे हैं, उसकी वजह यह कि हर एटम चाहता है कि वो आयरन की तरह हो, वो लोहे की तरह हो। लोहा एटम्स का हीरो है और उसकी वजह यह है कि लोहा सबसे ज्यादा स्टेबल एटम है। तो जो एटम्स नीचे हैं यहां पर है इस ग्राफ में, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये लोहा है, Fe है। तो मैंने यहां पर आपको बाइंडिंग एनर्जी भी दिखाई है और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी दिखाए हैं, जो एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उनको भी दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास जितने भी एटम्स हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रहे हैं। जो सबसे ऊपर है वो है Fe यानी आयरन, ये बहुत ज्यादा स्टेबल एटम है। तो ये एटम्स जितने भी हैं, हीलियम चाहता है कि आयरन बन जाए, हाइड्रोजन चाहता है कि आयरन बन जाए, लिथियम चाहता है कि आयरन बन जाए। तो इसलिए सबसे पहले हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज होता है, हीलियम बनाता है, फिर हीलियम फ्यूज होता है, लिथियम बनाता है, फिर आगे चलते चलते और उनकी मंजिल है लोहा। और इसके लिए फ्यूजन रिएक्शन हमारी कायनात में होते हैं, लेकिन इंसान फिशन रिएक्शन करते हैं और उसमें हमारे पास आप देखें यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ गए जो कि अनस्टेबल होते हैं। तो वो भी ये चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं, तो उनकी ख्वाहिश है कि वो इस तरफ को जाएं। यूरेनियम की ख्वाहिश होती है कि वो लेड में बदले, इसी तरीके से लेड की ख्वाहिश है कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिशन रिएक्शन के जरिए लोहे तक, फेरस तक, Fe तक पहुंच जाए। तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि हमारे पास दो किस्म के रिएक्शन होते हैं जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। फ्यूजन रिएक्शन जिसमें दो छोटे एटम्स मिलकर बड़ा एटम बनाते हैं, और फिशन रिएक्शन जो इंसान करते हैं जिसमें एक बड़े एटम को तोड़ा जाता है और दो छोटे एटम बनाए जाते हैं और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि आपने एटम बम की शक्ल में देख ली है। सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं और छोटे एटम से मिलकर बड़े एटम्स और बड़े एटम से मिलकर बहुत बड़े एटम्स बन रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं कि हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, और ये चेन चलती रहती है। लेकिन हमारा सूरज क्या इतना गर्म है कि वो तमाम मेटल्स को लोहे में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे सूरज में जितनी गर्मी, जितना टेम्परेचर मौजूद है, वो सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन को फ्यूज कर सकता है, उनको फ्यूज करके और एटम्स बना सकता है। लेकिन अगर हमने बड़ी मेटल्स को फ्यूज करना है, मसलन कॉपर को, जिंक को, आयरन को फ्यूज करना है, फिर क्या? हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए। ये प्रेशर हमें कहां पे मिलेंगे, ये टेम्परेचर कहां पे मिलेंगे? जब कोई सूरज बहुत बूढ़ा हो जाता है तो ऐसा ऐसा फैलना शुरू कर देता है, उसे रेड ड्वार्फ कहा जाता है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने आपको यहाँ पे रेड ड्वार्फ दिखाया और इसमें आपको ये प्रेशर और ये टेम्परेचर मिलेंगे, और ये रेड ड्वार्फ कॉपर, जिंक और आयरन को भी फ्यूज कर सकता है। तो फिर गोल्ड और यूरेनियम कहां पर फ्यूज होंगे? इनके लिए हमें और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और ये टेम्परेचर हमें उस वक्त मिलते हैं जब एक सितारा अपना तमाम फ्यूल जला चुका होता है और उसके बाद उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, ग्रेविटी की वजह से वो कंप्रेस होता है और फिर एक धमाके के साथ फट जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। उस वक्त बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर हमें मिलता है और उस वक्त गोल्ड और यूरेनियम को फ्यूज किया जा सकता है। तो ये भी और एटम्स में चेंज हो सकते हैं। हर सवाल के बाद एक नया सवाल होता है, तो साइंसदानों ने एक और सवाल की तरफ सोचना शुरू कर दिया कि हमारे सूरज में क्वार्टर ऑफ सन इज हीलियम, सूरज का एक क्वार्टर हीलियम है। लेकिन सूरज में इतनी हीलियम आई कहां से? क्योंकि इतनी हाइड्रोजन तो फ्यूज हुई नहीं कि वो हीलियम बना सके। कुछ साइंसदानों का यह ख्याल था कि शायद हीलियम बहुत पहले से, सूरज के भी बनने से पहले हमारी स्पेस में मौजूद थी और वहां से ये हीलियम इकट्ठी होती जा रही है सूरज के पास। फिर सवाल यह है कि उस वक्त हीलियम कहां से आई? इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई और जब हमें यह पता चला कि हमारी यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रही है, तो साइंसदानों ने इसी मूवी को उल्टा चलाकर हमें बताया कि आज से 14 अरब साल पहले हमारी यूनिवर्स एक बहुत छोटी सिंगुलैरिटी थी, एक बहुत छोटे पॉइंट में हमारी पूरी कायनात बंद थी और एक बिग बैंग के जरिए हमारी कायनात को खोला गया। ये वो टाइम था बिग बैंग का जब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ही ज्यादा प्रेशर थे। उस वक्त सबसे पहले प्रोटॉन्स बने, प्रोटॉन से पहले खैर क्वार्क्स बने थे, फिर प्रोटॉन्स बने, और फिर प्रोटॉन्स जब फ्यूज हुए इस टेम्परेचर में तो उन्होंने हीलियम को बनाया। इसलिए हमारी हीलियम और हाइड्रोजन बिग बैंग से आई हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स या उनके एटम्स सन या स्टार्स में बन रहे हैं। सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन बिग बैंग से आई है। इस थ्योरी को कुछ लोगों ने सही माना और उस वक्त कुछ लोगों ने इसको डिनाई किया। उसकी वजह यह कि ये थ्योरी हमें क्रिएशन का एविडेंस देती है
क्योंकि साइंसदानों का ये ख्याल था, कुछ साइंसदानों का ये ख्याल था कि यूनिवर्स हमेशा से ऐसी है, इसे किसी ने नहीं बनाया। लेकिन बिग बैंग इस तरफ इशारा करता था कि शायद किसी ने एक यकमुश्त कायनात को बनाया है। तो काफी ज्यादा साइंसदानों में लड़ाई हुई, लेकिन उसके बाद हमें बैकग्राउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिली, जिस पर मैं एक और मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं, जो कि आपके टीवी में नॉइज के तौर पे जब आप कोई स्टेशन कैच नहीं करते तो सा सा की आवाज की सूरत में उभरती है। और इन रेडिएशन से हमें इस चीज का सबूत मिल गया कि हमारी कायनात बिग बैंग यानी एक धमाके की वजह से बनी है। न्यूक्लियर फ्यूजन का तो मैंने आपको कुदरत में बता दिया, लेकिन इंसान न्यूक्लियर फिशन इस्तेमाल करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए। और इसमें हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जिस तरह यूरेनियम है, अनस्टेबल एलिमेंट है, और इस पर हम एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करते हैं ऐसे। और उसके साथ ही, क्योंकि ये पहली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल है, तो ये एटम दो और एटम्स में, क्रिप्टॉन और बेरियम में डीकंपोज हो जाता है, दो नए एटम्स बन गए और बहुत ज्यादा एनर्जी रेडिएट होती है। इसी फिनोमिना का इस्तेमाल करते हुए हमने एटम बम बनाया और उससे हमने बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट की और लाखों लोगों को मार दिया। चलिए हम मिलते हैं पॉल डिराक से 1925 में, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इकट्ठा करना चाहते थे। पॉल डिराक को ब्रिटेन का दूसरा बड़ा साइंसदान माना जाता है न्यूटन के बाद, और उन्होंने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें या उसके करीब करीब स्पीड से मूव करें तो फिर हमारी इक्वेशंस कैसी होंगी। तो उन्होंने रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को इकट्ठा करके जब डेरिवेशंस की तो उन्हें एक बड़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिली। ये इक्वेशन, जिसे डिराक इक्वेशन कहा जाता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मिलाती है। लेकिन जब डिराक ने इसे गौर से देखा तो उसे इस इक्वेशन में एक और किस्म का मादा नजर आया, जिसे हम एंटी मैटर कहते हैं। डिराक का यह कहना था कि हमारी कायनात के परे दूसरी तरफ एक और कायनात है जो बिल्कुल हमारी कायनात की तरह है, लेकिन इसका मैटर, इसका मादा एंटी मैटर पर बना हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर मैटर और एंटी मैटर में फ़र्क दिखा रहा हूँ। एंटी मैटर को मैटर का मिरर इमेज कहा जाता है, सिर्फ मैस एक जैसा होता है मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल का। इसके अलावा बाकी तमाम प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन, जो कि मैटर का एक बेसिक एटम है, वो मौजूद है, और इसके मुकाबले में एंटी मैटर का एंटी हाइड्रोजन भी मौजूद है। बीच में हमारे पास प्रोटॉन्स है, तो यहाँ पर हमारे पास एंटी प्रोटॉन्स है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हमारे पास एंटी इलेक्ट्रॉन, जिसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है, वो मौजूद है। तो हमारे पास मैटर के मुकाबले में एंटी मैटर एग्जिस्ट करता था। बिग बैंग के दौरान मैटर और एंटी मैटर दोनों बराबर मिकदार में पैदा हुए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें समझ नहीं आई कि मैटर कायनात में बाकी रह गया, लेकिन एंटी मैटर हमें कायनात में उस तरीके से नहीं मिलता। डिराक ने हमें यह भी बताया कि जब हम मैटर और एंटी मैटर को कंबाइन करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी को आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc² से निकाला भी जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि डिराक ने तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एक्सप्लेन किया। हमारी कायनात इससे बहुत मुख्तलिफ और बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो फिर तमाम इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर किस थ्योरी के जरिए बयान किया जा सकता है? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बहुत बड़े साइंसदान रिचर्ड फाइनमैन की तरफ, जिन्होंने हमें एक थ्योरी दी जिसका नाम है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, QED भी इसको कहा जाता है। और इस थ्योरी में उन्होंने एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी फोर्सेस और उनके इंटरैक्शंस को डिस्कस किया है। मैं इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की आने वाली डॉक्यूमेंट्री में। लेकिन रिचर्ड फाइनमैन वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ों से मशहूर थे, लेकिन उनकी सिंप्लीफाइड डायग्राम्स जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इनसे हमें क्वांटम लेवल पर इंटरेक्शंस को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई, और ये उनकी बहुत ज़्यादा शोहरत का बायस बनी। रिचर्ड फाइनमैन के एक और कोलीग जिनका नाम मरे गेलमैन था,
फाइनमैन से उनकी ज़्यादा बनती तो नहीं थी, लेकिन रिचर्ड फाइनमैन ने हमें बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इंटरेक्शंस कैसे होते हैं। गैलमैन ने ग्रुप थ्योरी का इस्तेमाल किया क्वांटम मैकेनिक्स के साथ, और उनकी तमाम इक्वेशंस पुकार पुकार के ये कह रही थी कि हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हुए हैं, जिनका नाम गैलमैन ने क्वार्क्स रखा। लेकिन गैलमैन अपनी इक्वेशंस को बहुत ज़्यादा एतमाद से नहीं देखते थे, इसलिए उन्होंने अपना काम छुपाए रखा, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि जब वो दुनिया को ये बताएंगे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क से मिलकर बनते हैं तो दुनिया उन पर हंसेगी। मगर वक्त आने पर गैलमैन की थ्योरी बिल्कुल सच साबित हुई, और उससे हमें ये पता चला कि क्वार्क्स बिल्डिंग ब्लॉक हैं न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। और अगर सिंप्लीफाइड तरीके से हम देखें तो हमारी कायनात में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं या क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं, और उनका प्रूफ आया स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर से, जो कि एक बहुत बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इसे हम इलेक्ट्रॉन गन भी कह सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाया जाता है, और फिर उन्हें प्रोटॉन के साथ टकराया जाता है, और उस कोलिजन में हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर, मुख्तलिफ डिटेक्टर्स लगा के डिटेक्ट करते हैं कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इनकी कोलिजन से कौन कौन से छोटे पार्टिकल्स नमूदार हुए हैं। जैसे हम दो गाड़ियों को कोलाइड करें तो उनके मुख्तलिफ पीसेस दूर दूर जाके गिरेंगे, और डिटेक्टर्स हमें बता देंगे कि इसमें स्टीयरिंग भी था, इसमें दरवाजे भी थे, इसमें मुख्तलिफ किस्म की सीट्स भी थी। इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कोलाइड करते हैं तो उनमें से मुख्तलिफ पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, और उनको डिटेक्ट करके हमें अंदाज़ा हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक कोलिजन सिमुलेट करके दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और इस वक्त वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। और जब वो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो अब वो कोलाइड करेंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उनके डिफरेंट पैटर्न्स आपको नजर आएंगे, जो नीचे आपको मैंने पिक्चर में दिखाए। इन पैटर्न्स को देखते हुए साइंसदानों ने ये अंदाज़ा लगाया कि प्रोटॉन्स और उसके अलावा न्यूट्रॉन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब गैलमैन ने ये बात सुनी तो उन्होंने फौरन अपना पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और उनका ये कहना था कि सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनते हैं, और उन्हें क्वार्क्स कहा जाता है। तो अब हमारे पास 6 किस्म के क्वार्क्स हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि वाकई क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं। इनका नाम है डाउन क्वार्क, अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क। नाम की कोई सेंस नहीं बनती, इसलिए नाम में ना पड़िएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि प्रोटॉन्स 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। आप एंटी प्रोटॉन और लैम्डा और दूसरे पार्टिकल्स को भी देख सकते हैं, जो कि इन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। तो हमारी बॉडी अगर सेल से बनती है और सेल एटम से बनता है, तो एटम में 2 ही चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और क्वार्क्स हैं। 2 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इन बेसिस पर हमने एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसे पार्टिकल फिजिक्स का पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, जिसमें हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फोर्सेस को जनरेट करने वाले फोर्स कैरियर पार्टिकल्स के बारे में पता चलता है। मैं आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, ये तमाम के तमाम जो पहले 3 कॉलम्स हैं, इनको हम फर्मियॉन्स कहते हैं। हमारी कायनात का मैटर इन तमाम पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, और फोर्सेस भी इन पार्टिकल्स, या जिनको हम फोर्स कैरियर्स कहते हैं, उनके रिजल्ट में हमें महसूस होती हैं। तो सबसे पहले मैटर की बात करते हैं, तो मैटर में यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम हैं। जो सबसे ऊपर वाले हैं 6, वो क्वार्क्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका मैस आपको दिया गया, अप, चार्म, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, टॉप, ये तमाम क्वार्क्स हैं आपके पास। इनकी स्पिन भी दी गई है और इन पर चार्ज भी दिया गया है। तो इन पर आपको चार्ज नज़र आ रहा है, किसी पर आपको पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, किसी पर नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है। इसी तरीके से दूसरी फैमिली जो मैटर को बनाती है वो है इलेक्ट्रॉन्स। इनको लेप्टॉन्स कहा जाता है। लेप्टॉन्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से हमारे पास म्यून्स आते हैं, जिनका मैस इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा है, और फिर टॉ देखें, इनका मैस भी बहुत ज़्यादा है। ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स की फैमिली है। इसी तरीके से हमारे पास न्यूट्रिनोज भी आते हैं, जो कि न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। मतलब इनका चार्ज देखें 0, इनका चार्ज 0, 0। तो हमारे पास जितने भी न्यूट्रिनो हैं,
ये तमाम के तमाम इनका चार्ज जीरो है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर फोर्स कैरियर्स होते हैं जिनके एक्सचेंज की वजह से दो पार्टिकल्स के दरमियान जब फोर्स कैरियर एक्सचेंज होते हैं तो हमें फोर्सेस फील होती है, हमें ग्रेविटी की फोर्स फील होती है, हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूट्रिनोज हैं और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो फैमिली है वो मुख्तलिफ किस्म के एटम के इंटरेक्शन से बन सकते हैं। मतलब मैंने आपको यहाँ पर एक इंटरेक्शन दिखाया जिसमें प्रोटॉन टकरा रहा है कार्बन के एटम से, इसी तरीके से कार्बन के न्यूक्लियस से टकरा रहा है। इसी तरीके से जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है और वो हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस पार्टिकल्स और एटम से टकराती है तो वहां पर भी बहुत से पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। अब हम आ जाते हैं फोर्स कैरियर्स की तरफ। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स में फोर्स कैरियर एक्सचेंज होते हैं तो वहाँ पर एक फोर्स जनरेट होती है, वहाँ पर हमें एक फोर्स फील होती है। हम सबसे पहले उस फोर्स की बात करते हैं जो दो प्रोटॉन्स को आपस में जोड़ के रखती है, जिसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि आपके पास तीन क्वार्क्स हैं, डाउन, डाउन और अप। स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को भी जोड़ के रखती है। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में ग्लूऑन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ये जो दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ये ग्लूऑन्स हैं और ये एक्सचेंज हो रहे हैं, और जब ये एक्सचेंज होते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस इंटरेक्शन की वजह से मिलती है। तो ग्लूऑन वजह है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। इसी तरीके से फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके इंटरेक्शन से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फोर्स महसूस होती है। और फिर हमारे पास आ जाते हैं जी बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन। तो ये दोनों पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव डिके में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, किरदार अदा करते हैं। तो हमारे पास जो अल्फा डिके होता है, बीटा डिके होता है, गैमा डिके होता है, उसमें जी बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन एक्सचेंज हो रहे होते हैं। हमारे पास अब एक चीज़ रह गई और वो आप सोचेंगे ग्रेविटी। तो इस वक्त हमारे पास ग्रेविटी का फोर्स कैरियर मौजूद नहीं है। हम इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। हमें ग्रेविटॉन के बारे में बताया जाता है जो कि एक फोर्स कैरियर है और उसकी वजह से छोटे लेवल पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी को महसूस किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं हो सकी। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके इंटरेक्शन की वजह से हिग्स फील्ड पैदा होती है और इनसे चीज़ों को मैस मिलता है। मैस की सेंस प्रोड्यूस करते हैं हिग्स बोसॉन। पीटर हिग्स बहुत बड़े साइंसदान थे और उन्होंने अपने मैथमेटिक्स के जरिए हमें बताया जितना भी मैटर है उसको मैस देने के लिए हिग्स फील्ड एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक हिग्स फील्ड दिखा रहा हूँ। और हिग्स फील्ड क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि हिग्स बोसॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक फील्ड है और जो पार्टिकल इससे जितना इंटरेक्ट करेगा इस फील्ड से, वो इस फील्ड को जितना बेंड करेगा, इसमें गड़ा डालेगा, ये फील्ड उसे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस देगी और उसका मैस उतना ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटोन का मैस आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपको कोई बेंड, कोई कर्वेचर नज़र नहीं आ रहा है हिग्स फील्ड पर, तो इसका मैस ज़ीरो है। इलेक्ट्रॉन का मैस थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि वो हिग्स फील्ड में कर्वेचर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम और पार्टिकल्स की तरफ चले जाएं, क्वार्क्स की तरफ चले जाएं, तो उनका मैस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो हिग्स फील्ड के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। पीटर हिग्स ने जब अपने मैथमेटिक्स के ज़रिए हिग्स फील्ड और हिग्स पार्टिकल, हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में प्रिडिक्ट किया, तो उसके 50 साल के बाद हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए जिसमें हमें बहुत बड़े हेड्रॉन कोलाइडर की ज़रूरत थी, पार्टिकल कोलाइडर्स की ज़रूरत थी, और इसे बनाया गया सन में, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की सरहद पर। यह एक बहुत बड़ा एक्सेलरेटर है और पार्टिकल कोलाइडर है जिसमें हम मुख्तलिफ पार्टिकल्स को कोलाइड करते हैं, उनको आपस में टकराते हैं। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की, तो इसमें हमने प्रोटॉन्स को प्रोटॉन्स के साथ टकराया, और जब हमने प्रोटॉन्स को प्रोटॉन्स के साथ टकराया तो उसके बाद वहां से निकलने वाले मुख्तलिफ पार्टिकल्स को सेंसर्स के साथ ऑब्जर्व किया, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपनी शेप चेंज कर लेते थे। और फिर 2012 में हमें पता चला कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। साइंसदानों ने उसे डिटेक्ट किया। 2011 में मेरे ख्याल में उसको डिटेक्ट किया गया और फिर 2012 में
पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज दिया गया। अब यहाँ पर हिग्स बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत वाक़ हुए क्योंकि इनकी मौजूदगी में इस पार्टिकल की एग्जिस्टेंस और उसको डिस्कवर करने का बाकायदा ऐलान किया गया। उस वक्त वो उस हॉल में मौजूद थे जब ये ऐलान किया जा रहा था। तो हमारे पास फोर्स कैरियर्स और फर्मियंस जो कि मैटर बनाते हैं और फोर्स कैरियर्स जो कि फोर्सेस को जनरेट करते हैं, दो किस्म के मुख्तलिफ पार्टिकल्स मौजूद हैं पार्टिकल ज़ू में, जिसे हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको यूनान से लेकर 2012 तक जो भी रिसर्च हुई है एटॉमिक मॉडल बनाने में, एटॉमिक थ्योरी को परवान चढ़ाने में, उसके तमाम मराहिल का अंदाज़ा हो गया होगा। एटॉमिक थ्योरी पर मैं ऑलरेडी 10 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूं और इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स पे भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं ताकि आप मेरे चैनल तख्ती ऑनलाइन पर जाएं, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट को देखें और उनको देखना शुरू कर दें। तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, साइंस की कहानी बनना शुरू हो जाएगी कि एटम में हमने रोज़ ब रोज़, दिन ब दिन, सालों में, सदियों में क्या क्या तरक्की की। अगर आप ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज मज़ीद देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आइए। यूट्यूब पर मेरा चैनल है तख्ती ऑनलाइन, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं मुस्तकबिल में भी ऐसी ही वीडियोस बना सकूं। और याद रखिए, आपने ये वीडियोस पाकिस्तान के हर स्कूल में लेके जानी है। मेरे इंडियन दोस्त मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आपने इंडिया के हर स्कूल में लेके जानी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस तहरीक का भरपूर साथ देंगे।